नमस्कार हरियाणा टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। स्वागत देश और दुनिया के उन तमाम दर्शकों का जो दुनिया के कोने कोने से इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अगर बनना है तो राजनीति में सबसे पहले विधायक तो बनना ही पड़ेगा। आज जो सियासी हस्ती इस वक्त हमारे साथ इस खास एपिसोड में बनी हुई है उसे महज एक विधायक कहें तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। वो विधायक से कहीं ज्यादा है और राजनीति में नए मुकाम तक पहुंचने की कोशिश में है। वो राजनीति को एक नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश में है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र जी, टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। धन्यवाद महेश जी, मैं भी आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। चलिए मुझे ये बताइए कि राजनीति में नई परिभाषाओं के लिए देवेंद्र सिंह बबली को पहचाना जाता है। देवेंद्र सिंह बबली ने राजनीति में जो ट्रेंड शुरू किए अब वो हरियाणा के तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। कह सकते हैं कि आपने जो परिभाषाएं पॉलिटिक्स की शुरुआत को लेकर दी है, हर एक विधानसभा क्षेत्र में वही तौर तरीके अब लोग अपनाने की कोशिश में। देखिएगा, लोगों में जब भी कोई पहल करता है और उस पहल के बाद लोगों का राजनीति में एक विश्वास जो सबसे बड़ा जरूरी है वो खड़ा होता है, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं हूँ। एक सोशल वर्कर के रूप में मैं राजनीति में ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे ये जैसे विरासत मिली। हाँ, एक विरासत मुझे बहुत अच्छी मिली जिसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक देशभक्त परिवार में जन्म होना, किसान परिवार में जन्म होना। लेकिन एक सोशल वर्कर को मेरे कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। और आज जिस ढंग से हम लोगों के बीच में गए थे और उसके बाद जो एक राजनीति में मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वाया, राजनीति इस मैदान में उतारा, अखाड़ा ही कहूँगा मैं, ये भी अखाड़ा ही एक कुश्ती चलती रहती है, दंगल भी कह सकते हैं। तो उसमें मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हमने जो लोगों से वादे किए थे और लोगों से का जो एक विश्वास हमारे पर था, तो हमने एक सोशल वर्कर के रूप में भी अपनी सेवा, एक लंबा सफ़र है ये जारी रखी हुई है। और साथ में विधायक के नाते और कुछ समय जो मंत्री बना, मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ हमने वो काम करके दिखाया लोगों को। और आज जैसे बबली को एक मौका टोहाना की जनता ने दिया, आज बहुत से हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र की यही सुंदरता है। प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में सबसे जरूरी है जनता का साथ। सही है कि आपको राजनीति विरासत में नहीं मिली, लेकिन जो तौर तरीके आपने इख्तियार किए राजनीति में यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो तौर तरीके अब हर एक विधानसभा क्षेत्र में तमाम जो नए लोग हैं वो अपनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जितनी सफलता मिली उन लोगों को भी क्या उतनी सफलता मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। देखिएगा, जो भी काम दिखावे से ना हो। राजनीति में जो मैंने जितना मेरी समझ है उस समझ से मैं ये कह सकता हूँ कि हम सोशल वर्कर के रूप में एक समाज सेवी अपने नाम के पीछे लिखना तो सब पसंद करते हैं, लेकिन उसको दिल से एक समाज सेवी के रूप में काम भी करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ जिस भी हमारे किसी साथी ने किया है, तो जनता का आशीर्वाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता एक मौका उस हर इंसान को देती है जो दिल से उनकी सेवा करता है और उनकी उम्मीदों पर जनता को लगे कि खरा उतरेगा। देवेंद्र सिंह बबली को कब ये लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? देखिएगा, वैसे तो 3 पीढ़ी से ही हमारा परिवार देश सेवा में रहा है। एक किसानी के नाते जितना भी परिवार की मैं कहता हूँ कि आर्थिक हैसियत रहती है, उसमें उन्होंने काम भी किया है। और मैं भी अपने इस परिवार की परंपरा को बढ़ा रहा था। साथ में लोगों को उम्मीद जगी जो हमारे यहाँ टोहाना में एक जो राजनीतिक जिस तरह की राजनीति थी उससे टोहाना के लोग छुटकारा चाहते थे। और उन्होंने मुझे पहला चुनाव, आपको पता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़वाया। पार्टी का अपना महत्व रहता है, इसमें ये नहीं कि पार्टी का अपना कैडर भी होता है हर पार्टी का, और महत्व भी रहता है। लेकिन अब वो कैंडिडेट कई बार वो जनता की पसंद में नहीं होता। पार्टियां जिनको सिलेक्शन करके चुनाव में उतारती हैं, और मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने टोहाना की जनता के आशीर्वाद से। चुनाव एक अच्छे वोट में कह सकता हूँ मुझे मिले,
मैं चुनाव नहीं जीत पाया था, लेकिन हमारी जो सेवा थी वो सिर्फ चुनाव तक नहीं थी। वो सफ़र लंबा है और पिछले लंबे समय से वो सफ़र चलता रहे। परमात्मा में वो ताकत बख्शे कि मैं अपने जीवन में और आगे अपने बच्चों को भी ऐसा संस्कार दूं कि वो इस सेवा के माध्यम से ही इस राजनीति में अगर उनका मन हो तो आए। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें शिक्षा दी थी, ऐसे हमने हमारे बच्चों को भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं जो समाज के प्रति या हमारे जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जैसे हरियाणा प्रदेश या देश के प्रति जो जिम्मेदारियाँ हम उनको निभाएं। और आज मैं इस बात को बिल्कुल गर्व से आपके दर्शकों को बता सकता हूं कि जो हमने कार्य किया है वो सिर्फ एक विधायक बनने तक की सोच से नहीं किया था। हमने एक व्यवस्था परिवर्तन की एक मुहिम छेड़ी थी और उस व्यवस्था परिवर्तन में हम काफ़ी हद तक कामयाबी हुए। पहले राजनीति होती थी लोगों को डराने की, धमकाने की, एक दबाव की राजनीति, जात पात की राजनीति, अमीर गरीब की खाई खोद के बंटवारे की राजनीति थी। भी किसी भी तरीके से हमें वोट चाहिए, चाहे समाज को बिखेरना हो, भाई से भाई को लड़ाना हो, डराना हो, धमकाना हो, या चुनाव के समय में आके थोड़े प्रलोभन देने हो। वो व्यवस्था मैंने टोहाने बदल दी है। आज टोहाना का वोटर जागरूक है। टोहाना का वोटर अपने हकों, अपने हितों के लिए उसको कैसा फैसला लेना है वो सक्षम हो चुका है। और जो मैंने एक बात कही थी कि एक टोहाना में जो मानसिकता से गुलाम बनाया हुआ था, उस गुलामी से भी आज टोहाना का वोटर बाहर आ चुका है। वो मैं ये विश्वास और दावे से कह सकता हूं कि जो फैसला उन्होंने 2019 में लिया था, आने वाले 2024 में जो हमने एक सोशल वर्कर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, विधायक और मंत्री के नाते हमने 15 स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से टोहाना को आगे बढ़ाया, प्रदेश में हमें मौका मिला 9 स्तरीय कार्यक्रम से हमने गाँव को आगे बढ़ाया। तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि टोहाना का जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहे। मुझे ये बताइए कि जब भी चुनाव का जिक्र होता है कहीं भी देश के किसी भी इलाके में हो तो फिर चुनावी रणनीति का जिक्र होता है, लेकिन देवेंद्र सिंह बबली से कोई चुनावी रणनीति का जिक्र करे तो देवेंद्र सिंह बबली कहते हैं कि चुनावी रणनीति की जरूरत कहाँ है, मुझे सेवा नीति चाहिए। सेवा नीति पर बात कीजिए। देखिएगा, चुनावी रणनीति जब पार्टियां बनाती हैं, लेकिन ये जो ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर रहते जो रणनीतियां चुनाव लड़ने की जो हमारे साथी बनाते हैं या जो पार्टियों कैंडिडेट बनाते हैं, वो आज मैं ये तो दावे से कहता हूँ टोहाना में नहीं चलने वाली है। टोहाना में भी इस जो एसी ड्राइंग रूम की जो राजनीतिक रणनीतियां बनाने वाले थे वो लोगों के सामने एक्सपोज भी हो चुके हैं। अब टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली की सेवा नीति चल रही है और जब लोगों को आप सम्मान दोगे तो लोग भी आपको आशीर्वाद देने में कहीं नहीं चूक करेंगे। और आज उनकी जो एसी ड्राइंग रूम में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूमों की जो रणनीति थी वो धरातल पे रणनीति नहीं है। वो ड्राइंग रूमों में बैठ कर रणनीति बनती है, ड्राइंग रूमों में खत्म हो जाती है। अब लोग धरातल पे जाते हैं, लोग सम्मान चाहते हैं, लोग सुख दुख में अपने साथ अपने जनप्रतिनिधि को देखना चाहते हैं। लोग गरीब की बेटी में उसको बुला के उस बेटी को कहीं ना कहीं एक अपना आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। युवा अपने जनप्रतिनिधि को उससे उम्मीद करता है कि हमें वो मोटिवेट करे, हमें सम्मान दे। इसी प्रकार हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जनप्रतिनिधि को आज बबली को जैसे बेटे के रूप में देखते हैं। एक बदलाव आया है, मैं ये कह सकता हूँ। और आपके तौर तरीकों को लोग जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति में जो नए लोग हैं शामिल हो रहे हैं वो आप ही के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। मुझे जरा विस्तार से समझा दीजिए। और मुझे क्या तमाम उन लोगों को जो राजनीति में नया दखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पारिवारिक विरासत में राजनीति नहीं मिली है, ये सेवा नीति क्या है, किस तरीके से इसे लागू किया जाता है? देखिएगा, जब हमने शुरुआत की थी, आपको पता ही है जो मेरी पारिवारिक परंपरा थी, मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे हम जो भी है 10वां दशों निकालते हैं, मोस्टली परिवारों में निकलता है वो जिसकी जितना सामर्थ्य होता है। हमारे किसानी में जैसे 2 फसलें होती थी, फसलों में गौशाला में तूड़ी डलवानी हो, दाने अनाज भिजवाना हो। इसी प्रकार हमारे खड़ गुरुकुल था, दुर्गा कॉलेज था, जैन समाधि थी। तो मेरे पिताजी के टाइम से मैंने चीज़ें देखी थी और मैंने उनको, जब मैं किसानी से निकलकर अपनी पारिवारिक लड़ाई लड़के एक मजबूत आर्थिक तौर से अपने मजबूती परिवार को देना चाह रहा था, तो शहर की जो हमारी संस्थाएं थी उन्होंने मुझे एज ए सहयोग के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मुझे कई बार ये सौभाग्य लगभग पिछले 15-17 साल में शायद ही, चाहे हमारे संत रविदास जयंती हो, भगवान वाल्मीकि जयंती हो, कबीरदास जी की जयंती हो, हमारे गुरुओं का कोई जन्मदिन मनाना हो, किसी भी प्रकार का पीर फकीर के कोई प्रोग्राम हो, तो मुझे एज ए चीफ गेस्ट मेरे लोगों ने उन प्रोग्रामों में शरीक करना शुरू किया था। और धीरे धीरे हर सोशल वर्क में एक हमारी हाजिरी शुरू हुई। अब तक क्या कुछ किया जा चुका है? देखिएगा, जब हमने शुरुआत की, सबसे पहले हमारी कोई बेटी बिना शिक्षा के ना रहे, तो मैं दुर्गा कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट गया था। तो वहाँ हमने कंप्यूटर लैब थी, उनको और बहुत सी आर्थिक मदद थी, कमरे वगैरह बनवाने थे और बसें की भी जरूरत थी, तो हमने बसें देने का भी इसमें काम किया था। और सबसे बड़ा जो हमने काम किया था, हमने जब उस टाइम की जो मैनेजमेंट थी, उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि
हमारे यहाँ अगर कोई बच्ची आर्थिक तौर से परिवार उसको पढ़ाने में सक्षम ना हो तो कितनी बच्चियों को आज तक आपने फ्री पढ़ाया, तो वहाँ कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उस टाइम एक घोषणा की थी कि जो भी मेरे टोहाना कंस्टिट्यूंसी की कोई भी बेटी अगर पढ़ना चाहेगी तो अगर आर्थिक तौर से कहीं उसके फीस अलाउ परिवार नहीं करता तो उसको हम पढ़ाने का काम करेंगे। और उसमें हजारों हजार बेटियां, मैं कई सैकड़ों बेटियों को हमने उसमें शिक्षा के में उसमें उनका योगदान देने का काम किया। मेडिकल कैंप्स में भी हजारों लोगों का इलाज हुआ। हाँ बिल्कुल, और ये सटा मेगा कैंप है जो अभी भी चला हुआ है। अगर आप कंस्टिट्यूंसी में जाकर लोगों के बीच में जाएंगे, ये हमने 2010 में पहला कैंप लगाया था। तो लोगों में एक अवेयरनेस हेल्थ के प्रति, आंखें ठीक हो, क्योंकि नहीं जा पाते नॉर्मल जो हमारे मेरा वर्ग किसान है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आजकल थोड़ी समस्याएं हैं। 45 साल के बाद तो लगभग सबको चश्मे शुरू हो गए हैं। तो वो हमने ये छठा कैंप लगा रहे हैं। इसमें अगर अब आप पिछला इतिहास 15 साल की सेवा का उठाएंगे तो करीबन अब तक मिला के, अगर पूरे आंकड़े मेरे पास डाटा है, हम 2 से 2.25 लाख लोगों को चेक करा चुके हैं। और ये भी 50 से 60 हज़ार लोगों को इसमें चेकअप कैंप के माध्यम से लाभ मिलेगा। ऑपरेशन होंगे, हज़ारों में होंगे, सैकड़ों में नहीं। और चश्मे और दवाइयाँ वितरण हो रही है। जो भी डॉक्टर रिकमेंडेशन पे है उनको बहुत बड़ा लाभ घर पे जाके गांव में हम देने का काम करें, शहर के हर वार्ड में देने का काम करें। इसी प्रकार बुजुर्गों को हमने पहले, बुजुर्ग हमारी शान, इन्हें मिले पूरा सम्मान। हमने आज से करीबन 4-5 साल पहले मैंने पूरे कंस्टिट्यूंसी के हर गाँव, शहर के जाखड़ की बात करूँ, टुवाने की बात, हर वार्ड में जाके हमारे बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया था। एक मुद्दा भी हमारे उस टाइम के भी जो साथी हैं उन्होंने उठाया था, भाई लोई उड़ा के उस तरह का उसको मुद्दा, मतलब जो कुछ नहीं कर पाता तो वो इनको मुद्दे बनाता है हमारी सेवा को भी। तो हमने कहा था भाई हम बुजुर्गों को एक सम्मान देके एक समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, घर में हमारे माता पिता हैं, उनका भी रख रखाव, उनकी देख, उन माता पिता का आशीर्वाद, उनकी संभाल करनी भी, जिसके लिए माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं। और आज उसी में हमने तीर्थ यात्रा की हमारे बुजुर्गों की तरफ से सुझाव थे, हमने शुरू करा रखी। हम 5,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को यात्रा कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हो, बुजुर्गों को सम्मान देने की बात हो, आंखों के फ्री चेकअप कैंप लगाकर हर वर्ग को उसका लाभ देना हो, हमारा पौधारोपण करके लोगों को स्वच्छता, जैसे सफाई अभियान हमने चलाया, संत रविदास जी की जयंती पे हमने 3-4 दिन का पखवाड़े हम सफाई का चलाते हैं। पानी बचाने के लिए लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। पौधारोपण लगातार मैं 15 साल से, मेरे जन्मदिन पर 7 अगस्त को आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने प्रण किया कि इस पूरे साल में हम 7 लाख तक का टारगेट अचीव करेंगे। तो इस प्रकार के ये सारे कार्य जो एक सोशल संगठन के माध्यम से और हमारे परिवार के माध्यम से किए गए, इसमें लोगों में एक उनके जो नज़रिया सोचने का, पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों के प्रति वो बदला हमने। मैंने पहले भी कहा था कि टोहाना में जो दबाव, डर, भय और एक जो फूट डालो और शासन करो वाली राजनीति, उसको हम बदलेंगे। वो हम बदलने में कामयाब भी हुए हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि नेता तभी तक ईमानदार कहलाता है जब तक सत्ता में उसकी पहुंच नहीं होती, जब तक वो सिंहासन पर नहीं बैठता, जब तक वो शीर्ष पर नहीं पहुंचता, तब तक वो नेता ईमानदार है। लेकिन एक बार अगर राजनीति में ऊपरी पायदान पर कुर्सी अगर मिल गई तो उसके बाद ईमानदारी ढूंढते रह जाओगे। आपने खुद को पाक साफ कैसे बनाए रखा? पंचायत मंत्री की कुर्सी तक आप पहुंचे हुए, उसके बाद एक बार फिर से विधायक हैं, लेकिन खुद को ईमानदार बनाए रखने की कोशिश कैसे की? देखिए, सबसे जीवन में बड़ा धन है संतुष्टि। हर जब नौजवान अपने परिवार के लिए धन अर्जित करने के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए, संसाधनों के लिए प्रयास करता है, मैंने भी किया था। और जितना मुझे जरूरत थी उतना परमात्मा ने मेरी मेहनत से मुझे दे दिया था। उसमें से हमारे यहाँ, मैंने पहले बताया, एक चलन है कि 10वां दसौंध निकालो तो आपका वो फलता है जो भी आप कार्य करोगे। अब 10वां दसौंध निकाल के आज समाज की सेवा में लगाते हैं। और जो जितना हमें चाहिए था हमारे परिवार के सर्वाइवल के लिए, उतना परमात्मा ने हमारी मेहनत से में दिया। तो इसलिए मैंने अपने आप को, जो सबसे बड़ा मैंने पहले बताया कि संतुष्टि का धन, जो आदमी संतुष्ट हो जाता है, फिर वो ज़्यादा ये जो मोह माया लालच और ये अथा सब कुछ मुझे चाहिए, उससे ऊपर उठ जाता है। मैं उससे ऊपर उठा हुआ इंसान हूँ। मुझे जितना चाहिए था मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। और उसमें से भी मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी गरीब के मैं काम आ सकूँ, किसी जरूरतमंद के मैं काम आ सकूँ। इसीलिए मैंने अपने आप को, ये जो कमीशन खोरी है दफ्तरों में अधिकारियों के साथ, जो एक सिंडिकेट बन जाते हैं विधायक बनने के बाद, रिकवरी एजेंसियां शुरू हो जाती हैं, वो हम उस चीज़ में, विधायक तक तो ठीक था, लेकिन मंत्री का जिक्र मैं कर रहा हूं। तो कोई जरूरी थोड़ी है मंत्रियों के अब उस सीट पर बैठ के करप्शन ही करो। अब बहुत से लोग हैं, मैंने कईयों से, बड़े नेताओं से बातचीत की, उन्होंने अपने खर्चे गिना दिए, हमने पार्टी के ऑफिस बनाने हैं, हमने दफ्तर चलाने हैं, ऐसी ऐसी बातें मैं सुनता था। हो सकता है उनकी कोई नीड होगी, मेरी नीड नहीं थी कि मैं करप्शन करूं और उस करप्शन के पैसे से आने वाले समय में मेरे जो बच्चे हैं, मैं तो ये समझता हूं कि ऐसा पैसा कभी किसी काम का नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपको आज या कल या परसों नुकसान जरूर देके जाए। 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो देवेंद्र सिंह बबली को हरियाणा में तो आपकी सेवा नीति की वजह से पहचाना जा रहा था, लेकिन देश में पहचाना गया जब लोगों के सामने ये आया कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष को
देवेंद्र सिंह बबली ने 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया, तो कह सकते हैं कि पूरे देश में आपका जो नाम है वो सुनाई दे रहा था। अब आगे किस तरह का रिकॉर्ड आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह के नए मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता के बीच में हूँ, एक सेवक के नाते, सेवादार के नाते मैं अपने डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो भी जनता को बता रहा हूँ। भाई, आपने मुझे 5 साल का समय दिया था, 60 महीने दिए थे बतौर विधायक। परिस्थितियां बदली, कुछ कोविड का भी मामला था। उस टाइम हम जिस ढंग से सरकार काम करना चाहती थी, एज विधायक मैं काम करना चाहता जाता था, उसमें उस काम में ब्रेक लगने का भी काम हुआ, स्पीड ब्रेकर भी बने। लेकिन मुझे करीबन 25 महीने बतौर खुल के काम करने का मौका मिला है मंत्री और विधायक के रूप में। और उसमें हमने चाहे डेवलपमेंट मेरे टोहाना में देख लीजिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मेडिकल कॉलेज हम लेके आए हैं, 1100 करोड़ से बनेगा। बस स्टैंड करीबन 28 करोड़ की लागत से बनेगा। बाईपास अधूरा था, उसको कंप्लीट कराया है। अपना 7 मंजिला हॉस्पिटल है। शहर में पानी की निकासी टोहाना में बड़ा एक पुरानी 60 साल की समस्या थी। गाँव में सिर्फ गली नाली चौपाल की बात होती थी। हम 15 स्तरीय महल के लिए लेके आया प्रोग्राम। उसमें हमने पीने का नीला जल, जल जीवन मिशन के तहत नए वाटर बक्स बनाने हों, हर घर तक पाइप पहुँचाकर बाखड़ा का पानी देना हो, गांव की फिरनियाँ ठीक करानी थी, पुरानी बिल्डिंगों में लाइब्रेरी और जिम खुलवाने शुरू किए हैं। पार्क और व्यायामशाला के साथ साथ जहां और जगह मिली हमें वहाँ पार्क भी बनाने का काम किया। खेलों के लिए हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक सेमी अपना स्टेडियम, उसका भी प्रपोजल मैंने अपने पंचायत मंत्री होते बनाया था। उसको भी हम इम्प्लीमेंट सरकार से मैंने भी अनुरोध किया था। मैंने अपने टाइम में उसको अमल में बढ़वाने में कामयाबी हुए थे। तो जो एक व्यवस्था हमने बदली कि डेवलपमेंट की राजनीति हो, प्रगति की राजनीति हो, ये सिर्फ और सिर्फ भाषणों में शहरीकरण उससे लोग ऊब चुके थे। और वो मैंने अपने एज ए विधायक मंत्री अपने टोहाना में मैंने वो डिलीवरी दी है। डेवलपमेंट में लेके आया हूँ, प्रगति के रास्ते पे मैंने अपने टोहाना की गाड़ी को चढ़ा दिया है। और इसी प्रकार से मेरा सेवा का 500 कार्यक्रम के माध्यम से, जितना भी हम एक ट्रस्ट के माध्यम से, जो कैप्टन उमराव सिंह जी के नाम, मेरे दादा साहब के नाम से हमने बनाई हुई है, हमारा एक संगठन है जागो दिशा से सोच के, उसके माध्यम से हम कंटिन्यू दोनों पैरेलल हम काम चला रहे हैं। और ये जो आप लाख वोट मुझे मिले थे, ये मेरी सेवा थी और मेरे पर जनता का विश्वास था। और जो मेरे सामने वाले लोग थे, उनका जो 350 आदमियों का रिश्तेदार, जीजे, साले, मामे, फूफे, या जो उनके लुटेरा गिरोह जिसको मैं बोलता था, उस लुटेरा गिरोह ने पहले तो हाथ जोड़ के वोटें मांगी। और फिर जो आपने कहा कि विधायक बनते आदमी पलटी मारता, क्रिकेट से भी जल्दी रंग बदलता है, तो उन्होंने एकदम रंग बदला। लेकिन जनता ने 19 में उनका उसका जवाब भी दिया। और आने वाला चुनाव जब 24 का है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं जनता में हाथ जोड़ के पूछ लूंगा कि किस लिए मुझे वोट दिया था। सम्मान के लिए, जो कुर्सी नहीं डलती थी मैंने कुर्सी डलवा दी वोटर के लिए। चाय पानी की व्यवस्था तो दूर की बात थी, वो हमने करवा दी। आज तक जो भी वहाँ पॉलिटिकल लोग हैं, 12 बाई 12 का कमरा नहीं है, मैंने 2000 गज में बढ़िया एक ऑफिस शहर के लिए बना के समर्पित कर रखे। वहाँ पर हर फैसिलिटी है, जो भी आदमी जाता है उसको एसी बैठने के लिए जगह है, कुर्सी है, चाय है, पानी, और उसका काम फटाफट से हमने टीम बना के अलग अलग कैबिन बनाए, उनमें उनका काम करवा के देने का प्रयास करते हैं। जो भी विभाग के अधिकारियों से बात करनी होती है, मेरे अलावा भी मेरे जो और स्टाफ है, वो भी उनको अधिकृत किया हुआ है कि इस लेवल तक के काम अब जनता यहाँ से खाली न जाए। अगर बाई चांस किसी रूप में मैं अगर ऑफिस में नहीं हूँ, वो काम जनता का जो हक है उनका, वैसे तो उनको सरकारी दफ्तर में जाते होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बना रखी थी कि गणेश परिक्रमा कराओ। हमने उस गणेश परिक्रमा को भी, जो अपने गणेश आपने अपने कार्यालय में बैठा लिए? हाँ, बस वो बिल्कुल वहाँ परिक्रमा की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास तो मैसेज होने के बाद हम फोन पे घर जाके सर्विस देते हैं, और उसके बावजूद भी अगर हमारे तक भी, ऑफिस तक भी बहुत लोग पहुँचते हैं, हम वो उनका कार्य है, जो उनका राइट है, उसको करवा के उनको सुविधा देने का हम काम करते हैं। देवेंद्र सिंह बबली राजनीति की भी अच्छी समझ रखते हैं। अब किस तरह का चुनावी मुकाबला आप देख पा रहे हैं? जननायक जनता पार्टी का क्या कुछ होने वाला है? इंडियन नेशनल लोक दल की क्या कुछ स्थिति रहेगी? बसपा से गठबंधन एनएलडी का हुआ, कितना फर्क पड़ेगा? देखिएगा, आज का जो एक परसेप्शन आज हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक तौर पे बना हुआ है, मेरा मानना ये है, इंडिविजुअल देवेंद्र सिंह बबली ये सोच रखता है कि आज जैसे मैं खुद जननायक जनता पार्टी से विधायक बना, उस टाइम की परिस्थितियाँ अलग थी, आज वो परिस्थितियाँ मुझे लगता है बदल चुकी हैं। उस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। वो तो अभी पार्लियामेंट का चुनाव जैसा था, जो रिजल्ट आए आपके सामने है, हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने भी हैं। और साथ में विधानसभा में मुझे कोई खास परफॉर्मेंस पार्टी किस लेवल पे करेगी, वो तो पार्टी के नेता ज़्यादा बेटर बताएंगे। मुझे कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में हम भी रहते हैं कि ज़्यादा कुछ उम्मीदें अब लोगों को है नहीं। टोहाना का मुझे बता दीजिए, आमने सामने की स्थिति रहेगी, कोई तिकोना मुकाबला हो सकता है, या कोई मुकाबले में आएगा भी कि नहीं? देखिएगा, ये लोकतंत्र में एक बड़ी सुंदरता है। हमारे देश के संविधान ने सबको राइट दिया। टोहाना में तो अब जो एक घर में टिकट थी, एक लिफाफे में जाती थी, अब वहाँ टिकटार्थी हमारे हो गए, अच्छी बात है। इसी प्रकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी से जो पहले लड़े थे, मैं तो चाहूँगा वही मैदान में उतरे एक बार। राज्यसभा तक पहुँच चुके हैं? चलिए, वो तो पार्टी का उनके फैसले हैं, उन्होंने उनको
किस सोच से वहाँ पे जाए, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे अर्थशास्त्री हैं या क्या है, वो समय बताएगा। लेकिन विधानसभा में भी आना चाहिए, मेरा तो ये अनुरोध ही कहूँगा है। देवेंद्र सिंह बबली के जानकार ये कह रहे हैं कि अब हाथ के साथ देवेंद्र सिंह बबली हैं उनके साथ। देखिए कि हमारे संगठन ने एक फैसला लिया था, शैलजा जी जब चुनाव लड़ रही थी तो आपने देखा होगा कि 1,15,00,000 वोट हमने, मेरे साथियों ने, हमारे टोहाना हल्का के वोटरों ने एक बड़ी जीत टोहाना से देने का काम किया था। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले भी हम कांग्रेस में काम कर चुके हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मेरी चर्चा भी हुई है। तो मैं ये मानता हूं कि अब की बार ये सारी चीज़ों पे एक पूरा सर्वे भी होगा और सिस्टम भी होगा। जो जनता की पसंद के लोग हैं, जैसे टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली आज पहली पसंद है, ये मैं मानता हूं। और मुझे लगता भी जब मैं लोगों के बीच में सेवा के माध्यम से या काम के माध्यम से जाता हूं तो सही फैसला लेंगे तो एक इतिहास टोहाना की जनता बना के देने का काम करेगी। और अकेला टोहाना का इफेक्ट टोहाना तक नहीं रहेगा। टोहाना विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, कोई परमात्मा का आशीर्वाद ही कहूँगा मेरे क्षेत्र को, मेरी धरती को है। नहरों की नगरी है, देखिए नीला पानी हमारे पास है, दानवीरों की नगरी है, सूरवीरों की नगरी है। हमारे टोहाना में पॉजिटिविटी बहुत है और सही को सही के साथ खड़े होने का मादा भी है मेरे लोगों में। तो मैं ये मानता हूँ कि एक टोहाना का इफेक्ट अकेले टोहाना नहीं, 3-4 जिलों को इफेक्ट करेगा। मैंने अक्सर आपको दावा करते सुना कि 25 महीनों में जो नहीं हुआ, 25 महीनों में मैंने वो किया जो 25 सालों में नहीं हुआ। बड़ा काम आपने किया। आगे किस तरह के आपने अपने लिए चुनौतियां किस तरह की रखी हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिएगा, ये समय कम मिला था, सारी चीज़ों का हमने शुरुआत करा दी है। एक तो मेरा ये मन था भी इन चीज़ों को मैं अपने हाथों से कंप्लीट करवाऊं, जनता मेरे साथ खड़ी रहे। और दूसरा कुछ अभी काम हुए हैं, काफ़ी काम हुए हैं और कुछ हमने और काम भी अभी करने हैं। जैसे एजुकेशन में भी मेरे शहर में थोड़ा सा हमें और वर्किंग की ज़रूरत है। शहर का जैसे सौंदर्यीकरण में अभी हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। जैसे मेडिकल कॉलेज बनने के बाद रोडों की कनेक्टिविटी है जाड़, वो हमने ठीक करवा दिया। उसका बजट लगभग पूरा हल्का की तस्वीर आपको आने वाले 2-2.5 साल में जब ये पूरी कनेक्टिविटी रोडों की हो जाएगी, 148 भी बन जाएगा, हमारा रतियावाड़ा रोड कंप्लीट हो जाएगा, जमालपुर वाला फ्लाईओवर बन जाएगा, मार्केटिंग बोर्ड, PWD से जो और पैसा जो आया है वो सारा लगने के बाद अंदर की कनेक्टिविटी और शहर को दूसरे शहरों से जोड़ने की कनेक्टिविटी, एक अलग माहौल ये टोहाना में आपको नजर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा विजन है कि एक अलग अलग का जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जिसकी पहचान एक नंबर के से हो गई, टोहाना एक नंबर हल्का है। टोहाना में इंडस्ट्रीज लाने का जिक्र आप अक्सर किया करते थे, लेकिन अब वो जिक्र कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। देखिए, टोहाना में हमारा इंडस्ट्री तो वह टोहाना में हब है। टोहाना में 4-5 इंडस्ट्रियाँ बड़ी प्राइवेट सिस्टम में आई भी हैं, पहले इनको नहीं आने दिया जाता था। हमारे यहाँ जो सत्ता में लोग थे, हमारा न्यूकम फैक्ट्री था, उससे 36-37 परिवारों को रोजगार था, वो भी बंद करवाने का काम किया था। शुगर मिल भी बुना में जो मेरा एरिया भी उससे इफेक्ट हुआ है, उसको बंद कराने का काम किया। उनके ज़माने में एक पर पहले यहाँ एक कोच फैक्ट्री लगनी थी रेलवे की, तो उसको भी इस तरह के काम रुके थे। अब जो आप रोजगार की बात कर रहे हो, हमारा जो खेती से डिपेंड है सारा का, एग्रीकल्चर बेस है। तो एग्रीकल्चर बेस में जैसे एक विचार हमारे दिमाग में आया था कि जब हम हॉर्टिकल्चर में बढ़े, बागवानी की तरफ बढ़े, जब हमारा एक रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे हम आज हमारे अमरूदों के बाग लगने शुरू हो रहे हैं, मैंने शुरुआत कराई थी। जब ये 4-5 हज़ार बाग लग जाए तो ऑटोमेटिक ही यहाँ कोई ना कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा आके, वो आज लगे, 2 साल बाद लगे, 4 साल बाद लगे। लेकिन जब भी कोई यहाँ फैक्ट्री आएगी या कोई भी यहाँ रोजगार के लिए इंडस्ट्री आएगी, उसके लिए रॉ मटेरियल होना जरूरी है। जैसे अब हमारे यहाँ धान होता है, तो धान के हमारे राइस मिल बहुत लगे हुए हैं, सेल्ला राइस मिल काफ़ी लगे हुए हैं। 1-2 हमारे फैक्ट्री न्यूवुड पुलाई की भी लगी हुई है, 1-2 फैक्ट्रियाँ और भी लगी हैं। हालांकि उनमें रोजगार है, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट कोई और टोहाना में आए, इसका प्रयास आने वाले समय में रहेगा। चलिए, देवेंद्र सिंह बबली अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर पूरा खाका यहाँ पर तैयार किए हुए हैं और देवेंद्र सिंह बबली साफ ये कह रहे हैं कि राजनीति को नए तरीके से परिभाषित वो करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की उनके जीवन में कोई गुंजाइश नहीं है। सेवा नीति पर यकीन है, चुनावी रणनीति की जरूरत महसूस नहीं करते और लगातार टोहाना विधानसभा क्षेत्र में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश देवेंद्र सिंह बबली कर रहे हैं। देखना होगा कि चुनावी पायदान पर कहां तक देवेंद्र सिंह बबली पहुंच पाते हैं, जनता का कितना आशीर्वाद उन्हें हासिल होता है। लेकिन यकीनन इतना तो कहा ही जा सकता है कि राजनीति में ईमानदारी का जिक्र देवेंद्र सिंह बबली के जीवन में देखने को मिलता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।